स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां उपचुनाव के दिन लीवरहेड़ी, मुंडलाना और मंगलौर में हुई घटनाओं के बाद बसपा प्रत्याशी उबेदुर रहमान ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ गांवों में पुलिस के सामने ही गुंडों द्वारा महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस वालों ने पूरे कागज होने के बावजूद भी वोटरों को गाली गलौज दी। बसपा प्रत्याशी ने पुलिस पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, बसपा प्रत्याशी ने मंगलौर में हुए बवाल को लेकर अब पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। और बता दें कि मंगलौर में उपचुनाव के दौरान लाठी डंडे चले थे। विशेष समुदाय के लोग जो है इसमें घायल भी हुए थे और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे। वहीं अब बसपा प्रत्याशी ने पुलिस को भी इसको लेकर घेरा है। तो ये तस्वीरें आपको चुनाव के दौरान की दिखा रहे हैं, जब इस दौरान जो है हंगामा हुआ, गोलियां चली और लोग एक दूसरे पर हमलावर दिखे। ये तस्वीरें हंगामे के दौरान की रुड़की से जानकारी। मंगलौर में हुए उपचुनाव के दौरान तो 10 जुलाई को प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव कराए गए और मंगलौर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल जो हुआ वो एक तरह से लोकतंत्र की पूरी तरीके से एक तो हत्या होती है और एक पूरी तरीके से रौन दिया जाता है, रौन दिया गया है लोकतंत्र को। वहाँ इतनी ज्यादती लोगों पर करी गई, लोगों के साथ धक्का मुक्की, गोली तक चली। और इससे बड़ा और क्या होगा कि चुनाव के दिन अगर गोली चल रही है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोग जो है छोटा सा बांध करके जो है रोड लेकर के लोहे की बड़े बड़े डंडे लेकर के जो है वहाँ खड़े हैं। अगर कोई वोट डालने आ रहा है तो उसे भगाया जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमने जिंदगी में, हमारी भी लगभग जो है 30-35 साल की उम्र हो गई, हमने जिंदगी में कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा, ना कभी हमारे बड़ों ने देखा। ये बहुत ही गंदा काम, बहुत घिनौना काम कल हुआ है। अगर ऐसा ही था कि एक कैंडिडेट को जो है बढ़ावा देने की बात थी तो हमें हमारे से नॉमिनेशन क्यों करवाए गए? हमें मना कर देते कि भाई आप नॉमिनेशन ही ना करो, आप चुनाव नहीं न लड़ो, क्योंकि चुनाव हम आपको लड़ने नहीं देंगे, चुनाव हमें लड़ने नहीं दिया गया। ये बहुत गंदी बात है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो फिर एक तरह से झगड़ा फसाद अगर बढ़ाने वाली बात है तो खुद ही सरकारें जो है झगड़ा फसाद बढ़ा रही है, गलत बात है। कल आप भी वहाँ पे पहुंचे मौके पे, क्या पाया आपने और किस तरह से? देखिए, जब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे सामने के वाकया है, मेरे सामने गोली चली। पुलिस का कहना है कि गोली वहाँ पर नहीं चली, साफ तौर पर। देखिए, वो तो खैर सबको पता है कि पुलिस का रोल वहाँ क्या रहा है। पुलिस का रोल वहाँ मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहा है, क्योंकि जब इतनी ऐसा भी क्या हो गया कि एक समुदाय 10-20 आदमी खड़े हैं और 1000 पुलिस वाले खड़े हैं, वो वोट नहीं डालने दे रहे उन्हें। इतना तो हमें उनमें 10-20 लोगों में कि भाई 10-1000 पुलिस वाले होने के बाद फिर वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो ये तो आप खुद ही समझते हैं, इस पर तो शक्का एक तरह से खुद ही सुनी जा रही है कि भाई इस तरह से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अब है बसपा प्रत्याशी उबेदुर रहमान ने भी अब जो है पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पुलिस का क्या रोल था ये हम सब ने देखा। मतलब उनके जाने के दौरान भी गोलियां चली, लेकिन पुलिस इस चीज को नकार रही है। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि बसपा प्रत्याशी क्या कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के नेता हो, सभी इस बात को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, जिनके इशारे पर इस चुनाव में नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम यहाँ पर किया गया। पुलिस प्रशासन के जो भूमिका होती है चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की, शांति व्यवस्था कायम करने की, वो उस दौरान वहां पर देखने को नहीं मिली, बल्कि जो पुलिस का रोल वहां पर देखने को मिला वो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर
सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कुछ दूसरे ही राजनीति वहां पर देखने को मिल रही थी, जो लोकतंत्र के हिसाब से भी सही नहीं कही जा सकते, सामाजिक हित के लिए भी इसे सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में भी ये कह सकते हैं कि लगभग 70% के करीब मतदान वहां पर मंगलौर की जनता ने उस चुनाव में किया है। पिछले चुनाव की अपेक्षा कह सकते हैं कि 7% मतदान जरूर इस सीट पर कम हुआ है 2022 की तुलना में, लेकिन फिर भी अभी तक की जो सियासी गणित कह रही है वो सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मान रही, क्योंकि चुनाव से पहले इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा था, लेकिन जो कल के हालात वहां पर दिखे तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से वहां पर बैठे हुए थे, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम बीजेपी पर वहां पर कर रहे थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग की जो भूमिका वहां पर होती है, इस चुनाव में लगे कर्मचारियों की जो ड्यूटी वहां पर थी, वो सीधे तौर पर संदेह के घेरे में इस समय आ रही है और उनको लेकर कई तरीके के सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। और हरिद्वार जिला प्रशासन ने जिस पुलिस फायरिंग की, ये कह सकते हैं कि घटना को नकारने का काम यहाँ पर किया गया, उसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं की। आज उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे, तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो कर्तव्य प्रशासन के अधिकारियों को वहां पर निभाना चाहिए था, कर्मचारियों को निभाना चाहिए था, वो उनके द्वारा वहां पर सही रूप से नहीं निभाया गया, बल्कि उसके विपरीत काम करने का काम यहाँ पर किया गया। तो सीधे तौर पर सवाल उठना अब लाजमी है। देखना यह होगा कि विपक्षी दल क्या कुछ आने वाले दिनों में अपनी इस मांग को करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मंगलौर विधानसभा के भीतर जिस प्रकार से लिबर हेडी या फिर उसके आसपास के पोलिंग बूथों पर जो खेल वहां पर खेला गया है, ऐसे में उन 4 से 5 पोलिंग बूथों पर पुनः मतदान कराने की मांग वो यहाँ पर करें। और आज बाकायदा कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो निर्वाचन आयोग से भी मिलने वाला है, और साथ ही इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस का जो विधि प्रकोष्ठ है, जो न्याय प्रकोष्ठ है, उस पर भी सलाह लेने का काम यहाँ पर कर रहा है कि अगर कोर्ट की शरण ली जानी चाहिए तो फिर कब तक ये मामला हो सकता है और किस प्रकार से इस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, अब है लोकतंत्र की बात तमाम पार्टियां करती हुई नजर आती है, लेकिन इस उपचुनाव में जो नजारा देखने को मिला वो इसके बिल्कुल उल्टे था। और अगर हम बात करें प्रशासन की, क्या प्रशासन को छुपा रही, क्योंकि गोली की और वारदात की जो घटना है लगातार वो सामने आई और इस पर अब सियासत भी शुरू होगी, लेकिन प्रशासन इसको साफ तौर पर नकार रही है। देखिए, इंडिया वाइज ऐसे भी किसी वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे इसमें वीडियो यहाँ पर चल रहे हैं, उस वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है गोली चलने की आवाज आ रही है, भगदड़ यानी लोगों के भागने, लोग भागते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बात कर रहे हैं कि वहां पर गोली चल रही है, गोलियां चल रही है, उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है। इसके अलावा दूसरे वीडियो में जिस प्रकार से पुलिस के आला अधिकारी या मतदाताओं के साथ बदसलूकी वहां पर कर रहे हैं, जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग वहां पर किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर कई प्रकार के सवाल यहाँ पर खड़े करता है। जो चुनाव में पारदर्शिता निष्पक्षता की बात लगातार निर्वाचन आयोग करता है, उसको संदेह के घेरे में डालने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्षी दल अब इस मुद्दे पर यहाँ पर मुखरता के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला यहाँ पर बोल रहे हैं, निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं, साथ ही इस पूरे चुनाव की जांच वो उच्च स्तरीय कराने की मांग यहाँ पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से मंगलौर की बात करें या इस तरह की जो घटना है पहली बार देखी गई है, अभी जिस तरीके से सियासत जो है वो जारी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन फिलहाल जो अभी ताजा हालात है वो क्या देखे जा रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मतदान के बाद अब जो राजनीतिक दल है वो अपनी हार जीत का गणित लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ है उन क्षेत्रों में किस समुदाय का ज्यादा मतदान हुआ है, किस जाति का ज्यादा मतदान वहां पर हुआ है, कौन किसके पक्ष में मतदान जा सकता है, उसकी हार जीत की गणित लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पार्टी के चाहे कांग्रेस के नेता हो या बसपा के नेता हो, जो बड़े नेता यहाँ पर शीर्ष नेता है वो अब इस बात की ओर आगे काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये परिपाटी जो मंगलौर में उन्हें देखने को मिली है, उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और जगह विस्तृत रूप से आगे बढ़ सके, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करने की मांग वो लगातार यहाँ पर करे, इसलिए उनकी तरफ से जांच की बात कही जा रही है। साथ ही मंगलौर उपचुनाव में ये कह सकते हैं कि 5 पोलिंग बूथों पर दोबारा से मतदान कराने की मांग वो यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो बूथ कैप्चरिंग की बात सामने आ रही है उसको टाला जा सके और निष्पक्ष तरीके से नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।
और वहीं रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलौर उपचुनाव में दरोगा ने दिखाई दबंगई, वोटर के साथ दरोगा ने गाली गलौज की, वर्दी की आड़ में युवक से धक्का मुक्की। तो रुड़की से जानकारी, वर्दी की अकड़ में युवक के साथ धक्का मुक्की करने का मामला, दरोगा ने दबंगई दिखाई, वोटर के साथ दरोगा ने गाली गलौज की है। तो ये जानकारी सामने आ रही, वीडियो भी सोशल मीडिया पर इसका वायरल हो रहा है। तो दरोगा ने युवक के साथ दबंगई दिखाई और गाली गलौज की है। तो रुड़की से सामने आ रही है खबर मंगलौर उपचुनाव में, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रुड़की से ये जानकारी उपचुनाव को लेकर, इस दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मंगलौर उपचुनाव में दरोगा ने दबंगई दिखाई और वोटर के साथ गाली गलौज करने का यह मामला रुड़की से। देश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और मंगलौर उपचुनाव में दरोगा ने दबंगई दिखाई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना ओड़गी क्षेत्र के एक गांव के अंतर्गत जो है एक महिला ने आकर के रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को 2 लोगों ने, जो 2 आरोपी हैं, उन्होंने अलग अलग समय पर महीनों से, लंबे समय से उसके साथ अनाचार करते रहे हैं। और उसकी शिकायत पर जो है लड़की की जांच वगैरह की गई, MLC इत्यादि की गई, FIR दर्ज किया गया और धारा 64A BNS का दर्ज किया गया और उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। और उस शिकायत के आधार पर जांच करके, FIR करके और दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया है। और खबर कर्णप्रयाग से, जहां पहाड़ों में काम कर रहे मजदूरों की जान जो है जान पर बनाई, जहां बोल्डर गिरने से मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई। वहीं मजदूरों ने जान बचाकर अपनी जान बचाई। और वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ कूड़ा डंपिंग जोन के पास फिर से बंद हो गया है। आपको बता दें कि सुबह पैदल आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे को खोल दिया गया था, लेकिन डीलिंग करने वाली ओडीसी मशीन के ऊपर बोल्डर गिरा, जिसके चलते रास्ता फिर से ब्लॉक हो गया। जोशीमठ के पास सड़क बंद होने से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की 4 पोलिंग पार्टियां हेलीकॉप्टर के माध्यम से गोपेश्वर भेजी गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शाह कर्णप्रयाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यहाँ जो है बोल्डर गिरा है और साफ तौर पर मजदूर जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी, कहाँ की है ये घटना? जी ही, जिस प्रकार से जोशीमठ के पास लगभग 48 घंटे पहले पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टान आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया था, लेकिन लगातार यहाँ पर BRO की मशीनों द्वारा यहाँ पर सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। तो यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जिसमें ये NDRF की टीम द्वारा यहाँ पर ये लोग फंसे थे, उनको पैदल सड़क पार करा रहे थे। ऐसे में अचानक से पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर गिर गए, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना होती बच गई। बात की जाए तो चमोली जनपद की, तो यहाँ पर कल ही बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुई थी, जिसमें की जगह जगह पोलिंग पार्टियां भी फंसी हुई है। ऐसे में यहाँ पर जब रोड नहीं खुल पाई तो प्रशासन और जिला निर्वाचन द्वारा यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4 पोलिंग पार्टियों को यहाँ पर गोपेश्वर भेजा जा रहा है। यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग रूम में हम ईवीएम सहित मशीन जमा करेंगे। बिल्कुल, और मशीन चलने से जो है पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में जो काम है वो भी कैसे किया जाए, क्योंकि मानसून एक तरफ जो है अपने पैर पसार रहा है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। और ऐसे में जो काम चल रहे हैं मजदूरों के लिए भी कहीं ना कहीं ये काफी खतरे से भरा साबित हो रहा है। अब जो है ऋषिकेश और बद्रीनाथ जो NH है उसके भी ठप होने की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी? मिट्टी की और जो मलबा गिरा है, तो एक पहाड़ का एक बड़ा
भारी भाग है, जिससे कि तोड़ने में बीआरओ की मशीनों को काफी दिक्कत आई है। हालांकि मलबा रहता तो इसे जल्दी हटाया जा सकता, लेकिन ड्रिलिंग मशीन द्वारा इसे छेद किए जा रहे हैं, तब जाकर यहाँ पर सड़क को आवाजाही के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मलबा हटाने का काम कब से जारी है? ये मलबा जिस प्रकार से लगभग 2 दिन पहले यहाँ पर ये चट्टान गिरी थी, तभी से लेकर लगातार यहाँ पर बीआरओ की मशीनों द्वारा यहाँ पर ड्रिलिंग करके चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग बीआरओ की 4 मशीनें दोनों ओर से लगभग लगातार दिन और रात करके यहाँ पर चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी और वक्त इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलने में लग सकता है। बिल्कुल दीपक, बात करें मजदूरों की, क्या सभी सुरक्षित हैं? ये मजदूरों की बीआरओ के मजदूर और एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर जो सड़क मार्ग है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह ही यहाँ पर जिस प्रकार से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बीआरओ द्वारा हाईवे को खोला गया, तो जो तीर्थ यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर फंसे लोग हैं, उनको यहाँ पर एक मार्ग से दूसरे मार्ग से ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो तब अचानक से यहाँ पर पहाड़ से भारी मात्रा में चट्टान गिर गई थी। करीनत रही कि कोई नुकसान नहीं हो सकता, और इसके बाद फिर कुछ ही देर में यहाँ पर फिर से यहाँ पर सड़क खोलने का काम जारी है। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से, जहां सूबे में विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कई संवर्ग के 11,000 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों, समग्र शिक्षा प्रधानाचार्य और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्राइमरी, माध्यमिक शिक्षकों के साथ और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए प्लान तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उनका कहना है कि भर्ती को लेकर कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग में हम गत 2 सालों से लगभग 3,000 से ज़्यादा अभी तक हम नियुक्तियाँ कर चुके हैं, और 11,000 टीचर्स की भी और चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भी, क्लेरिकल की भी, प्रधानाचार्यों की भी, और बीओ और जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, इनकी भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। इसका कैलेंडर घोषित हो चुका है, और मुझे लगता है इस साल लगातार हम भर्तियाँ शुरू करेंगे। और अभी प्राइमरी एजुकेशन में हम 1 महीने में लगभग 3,000 टीचरों की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोलागढ़ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक स्वर्गीय हरबंस कपूर की स्मृति में बनी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मूर्ति का अनावरण करते हुए स्वर्गीय हरबंस कपूर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, स्वर्गीय कपूर साहब मेरे राजनीतिक गुरु थे, और मैं आज यहाँ जहाँ भी हूँ सब कपूर साहब की वजह से हूँ। उन्होंने कहा, हरबंस कपूर निरंतर क्षेत्र के विकास को सक्रिय रहते थे। आज उनकी स्नेह स्मृतियां हमारे हृदय पर विराजमान है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को शीघ्र ही अपने वायदे के अनुसार मसूरी भ्रमण कराने की बात कही। मेरे राजनीतिक गुरु मुझे मुझे दिखाएंगे जाए क्या हो रहा के माध्यम से मैं राजनीति में आया। इतना मैं तो फौज में था। ये याद 1980 का चुनाव पैदा जो पूरा संस्कार पास आए कि सत्ता लगाना है, और मैंने भारतीय जनता पार्टी का सत्ता लगाना शुरू किया। और 26 साल के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैं दिल की गहराइयों से इस महान नायक को, जो मेरे गुरु थे, करता हूँ। गुरु बड़े पदों पर रहे, लेकिन हमेशा हमने से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और मैंने उनसे ही ये सीखा है। वही खबर लाल कुआं से, जहां मानसून के चलते वन विभाग ने एक अच्छी पहल की है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 109 के किनारे 700 पेड़ लगाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। विधायक ने वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय विधायक ने पौधारोपण के साथ साथ उसकी सही देखरेख की बात भी कही।
ये जब NH-87 का निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी तो काफी संख्या में वृक्ष काटे गए थे। तो आज जो वनीकरण हम देख रहे हैं इसमें हम नगला चौराहे से लेकर लालकुआं के मध्य 700 पौधों का वनीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर लालकुआं से हल्द्वानी की तरफ भी हम लोग पौधे लगाएंगे। तो ये सारे के सारे पौधे उस क्षतिपूर्ति के लिए हैं जो कि वृक्ष हमने इस मार्ग के निर्माण में काटे हैं। जहां तक समग्र रूप से प्रभाग की योजना की बात है तो इस बार हम लोग लगभग 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण को कोई भी चीज सबसे ज्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो वो वनीकरण है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हम वनीकरण इस बार लगा रहे हैं उसमें से अधिक जो वनीकरण है। खबर जसपुर से है, जहां उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें परिवहन विभाग की टीम ने 3 स्कूल वैन और 2 अन्य गाड़ियों को सीज किया। साथ ही 14 बड़ी गाड़ियों पर चालान की कार्रवाई भी की गई। आज एक विशेष चेकिंग का आदेश था, उसी के क्रम में जसपुर से चूंकि काफ़ी शिकायतें मिल रही थी तो उसके अनुपालन में आज हमने स्कूल बसों के खिलाफ एक ड्राइव ऑर्गेनाइज की है। इसमें हमने 3 स्कूल बसें सीज करी हैं और 2 हमने और अन्य वाहन सीज करे हैं। कुल 14 से 15 वाहनों के हमने चालान किए हैं और प्राय देखा गया जो सीज करी गई हैं इनमें इनके फिटनेस टैक्स परमिट कोई कागज नहीं था, जिस कारण इनको सीज कर दिया गया है। आगे भी सर किस तरह की बिल्कुल निरंतर करते आ रहे हैं और भी करते रहेंगे। विशेष फोकस हमारा यहाँ पे ये स्कूल मैजिक्स हैं और ऑटो टेम्पो, इनकी काफ़ी शिकायतें ओवरलोडिंग की हो रही है। हम लगातार कार्य कर रहे हैं और अब इन पर डायरेक्ट सीज की कार्रवाई। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।